फीफा वर्ल्ड कप जिसका इंतजार हम सभी को काफी दिनों से था, उसे इस बार कतर होस्ट कर रहा और इसकी चर्चा हर जगह है। ये चर्चा अब एक कंट्रोवर्सी में बदल चुकी है। अगर आप रेगुलर न्यूज फॉलो करते होगे तो शायद आप कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जानते भी होगे। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम इंडियंस के लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्यों है ये जानने के लिए आपको कुछ मिनटों का वक्त देना पड़ेगा। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आप फिर दोहा, कतर या सऊदी जाने की बात नहीं करोगे। बात है साल 2010 की, जब फीफा कोर कमेटी ने यह डिसाइड किया कि 2022 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप को कतर होस्ट करेगा। कतर एक ऐसा देश जो सेल्फ मेड है, यानी खुद से बनी हुई कंट्री है। यहाँ की प्रोडक्टिविटी और काम करने का तरीका काफी फेमस है। अच्छे से अच्छे होटल्स, वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स और इसकी खूबसूरती के हर लोग फैन हैं। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से कई लोग जाते हैं एज अ माइग्रेंट यहाँ पे काम करने को। यहाँ पे एक अच्छी सैलरी मिल जाती है वर्कर्स को एज कम्पेयर टू इंडिया। तो बस हनी ट्रैप यहीं पे है, अच्छी सैलरी। खैर, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। जब 2010 में कतर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फीफा 2022 ऑर्गेनाइज करवाने की, तो इमीडिएटली उन्होंने अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर दिया। कतर को 12 साल में 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने थे जिसमें कि फीफा ऑर्गेनाइज होनी थी। उसके बाद इन्हें 10 लाख दर्शक के रहने का इंतजाम भी करना था, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आने वाले थे। अब कतर को अपने रेल, रोड और एयरपोर्ट को भी एक्सपैंड करना था, क्योंकि उन्हें अब काफी स्पेस की जरूरत थी। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कतर को एक अच्छे पैसे की जरूरत थी और इनका बजट था 200 बिलियन। कतर के फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वो हर दिन $500 मिलियन स्पेंड कर रहे थे इस काम के लिए। इनका बजट इसलिए ज्यादा जा रहा था क्योंकि ये एक हॉट टेम्परेचर कंट्री है जहाँ काफी गर्मी होती है, तो उसके लिए इन्होंने कूलिंग सिस्टम लगाया जिसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन से 3 गुना महंगा था। उसके बाद इन्होंने ग्रास को ग्रो करने के लिए यूएस से ग्रास सीड इंपोर्ट किया और उसे अपने नर्सरी में ग्रो किया। इस ग्रास को अच्छे से ग्रो करने के लिए काफी केयर की जरूरत थी। इसमें रेगुलर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है, इसे एक मॉडरेट टेम्परेचर में भी रखना होता है और इन सभी वर्क के लिए कतर को वास्ट लेबर और वर्किंग फोर्स की जरूरत थी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलियन और बिलियन के खर्च और कई चीजों के बीच आता है एक छोटी सी बात इसलिए क्योंकि वो कभी सामने नहीं आ पाती है, और वो बात है माइग्रेंट वर्कर्स की। हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और खूबसूरत स्टेडियम तो दिख जाती है, बट उसे बनाने में जो लोग ने मेहनत किया है, कईयों ने अपनी जान गंवाई है, वो हमें नहीं दिख पाता। कतर ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों लेबर्स बुलवाए। ये वर्कर्स मोस्टली इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के थे। ये सारे वर्कर्स एजेंसीज के थ्रू रिक्रूट किए जाते थे। ये एजेंसीज सबसे $4000 सिक्योरिटी लेती थी इन वर्कर्स से बाहर भेजने और वीजा स्पॉन्सर करने के नाम पे। इन्हें जाने का तो वीजा दिया जाता था, पर लौटने का वीजा नहीं दिया जाता था। ये लेबर्स को ये बोल के यहाँ लाते थे कि वहाँ पे ये खूब पैसा कमाएंगे, और बेरोजगारी के कारण लोग इनके जाल में फंस भी जाते थे। कई पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ये वहाँ लेकर गए ये बोलकर कि वहाँ पे इन्हें अच्छे डेजिग्नेशन की जॉब दिलवाई जाएगी, पर वहां जाने के बाद उनसे जबरन लेबर का काम करवाया गया। कतर और सऊदी में कफाला सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसे आप मॉडर्न डे स्लेवरी भी बोल सकते हैं। इस सिस्टम में आपकी पूरी कंट्रोल किसी और के हाथ में होती है। ये आपके रहने से लेकर आपकी सैलरी तक को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वहां जाने के बाद ये आपके पासपोर्ट को भी अपने कब्जे में रख लेते हैं, ताकि जो वर्कर है वो कहीं और जाकर दूसरी जॉब ना कर पाए। और इस बीच अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो आप वो भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण कमाटी, जिन्होंने 7 साल कतर में काम किया है, वो बताते हैं कि उनसे एजेंसी ने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे लिए और बोला आप कतर में 30 से 35 हजार महीना कमाओगे। पर वहाँ जाने के बाद हकीकत कुछ और ही था। ना ही उन्हें उतना पैसा मिला और उसके बाद उनसे काफी टफ काम लिया जाता था। वो बताते हैं कि 60 से 70 किलो वजन के बोरे लेकर उन्हें 10 से 15 फ्लोर जाना पड़ता था। सोचिए 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में इतना मेहनत भरा काम करना कितना मुश्किल होता होगा। उसके बाद जो ओवर टाइम वो करवाते थे
उसका कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था उन्हें। आज भी लक्ष्मण कमाटी की पीठ सही से सीधी नहीं हो पाती और वो अब कोई काम करने लायक भी नहीं रह गए। कई बार इन्हें महीने तक सैलरी भी नहीं मिलती थी। 2016 में खलीफा स्टेडियम में काम कर रहे लेबर्स बताते हैं कि उन्हें $220 यानी 17,340 रुपए सैलरी मिलती थी पूरे मंथ की इतने हार्ड लेबर करने के बाद। इतने पैसे कोई भी इंडिया में अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो कमा सकता है, क्योंकि इंडिया में डेली वेज 400 रुपए प्रतिदिन है। अगर आप 400 के हिसाब से 30 डेज का जोड़ते हो तो ये अप्रॉक्स 12,000 हो जाता है। जो एकोमोडेशन वर्कर्स को वहां प्रोवाइड किया जा रहा था स्टेडियम बनाने के दौरान, वो काफी अनहाइजेनिक और अनहेल्दी था। लोगों को एक छोटे से कमरे में रखा जाता था जहां पे ना ही सही से पानी की व्यवस्था थी और ना ही सही से वेंटिलेशन की। अब अगर छोटे से कमरे में 10 से 20 लोग रहेंगे और हमें पता नहीं है कि किसे क्या है, कौन एलर्जेटिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीमारी फैलनी है। कितने लोग तो अपनी इस कहानी को सुनाने तक नहीं आ पाए। मोहम्मद जो कि ड्राइवर की नौकरी करने गए थे कतर और उनसे लेबर का काम करवाया गया, वो कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाए। उनकी वाइफ बताती थी कि वो हमेशा बोलते थे फोन पे कि मुझे वापस बुला लो, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे बहुत काम लिया जाता है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। पर अफसोस उनकी वाइफ उन्हें कभी वापस नहीं बुला पाई। ह्यूमन राइट्स का ध्यान जब इस मैटर पर गया तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। कतर के हिसाब से उन्होंने 2016 में कफाला सिस्टम को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था, पर ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। ह्यूमन राइट्स ने 2016 से 17 के बीच में अपने रिसर्च में पता लगाया कि अभी भी कफाला सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। इसमें पासपोर्ट जब्त करना, मजदूरी चोरी करना, वर्कर्स पे जोर जबरदस्ती करना, इन चीजों को नोटिस किया गया है। 2017 में कतर ने गर्मी के महीने में काम ना करवाने की रिपोर्ट बताई, पर उस वक्त भी लोगों से काम लिया गया था। उतनी गर्मी में काम करने से हार्ट रिलेटेड बीमारी हो सकती थी और कई केस में डेथ भी हो सकता था, और ऐसा हुआ भी। द गार्जियन न्यूज़पेपर ने अपने एक सर्वे में बताया कि 6,500 माइग्रेंट्स वर्कर्स की डेथ हो चुकी 2010 से 2020 के बीच में। पर कतारी एजेंसी के हिसाब से 70% डेथ नेचुरल है, मतलब हजारों लोग एक बार नेचुरली कैसे मर सकते हैं। कतर खुद को बचाने के लिए हर लोग को गुमराह करना चाहता है। ह्यूमन राइट्स ने जब कतर गवर्नमेंट से बॉडी की ऑटोप्सीज मांगी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। वो रीजन ऑफ डेथ नहीं बता सकते थे क्योंकि ये डेथ्स प्रिवेंटेबल था और इसे रोका जा सकता था, पर रोका नहीं गया। इसके बाद 2019 में कतर ने अपने 300 साइट्स पे काम बंद करवा दिए और अब वर्कर्स को अपने मन से घर जाने की इजाजत भी दे दी। अब लेबर्स को जॉब चेंज करने का फ्रीडम भी दे दिया गया, पर यह सब कुछ तब तक किया गया जब उनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। जितने भी लोग जिन्होंने कतर में अपनी जान गंवाई, उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया गया। जनरली जब हम फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने जाते हैं तो हमारे वर्किंग इंश्योरेंस करवाया जाता है कि इन केस अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसका कॉम्पनसेशन हमारे फैमिली को मिलेगा, पर यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवाया गया था वर्कर्स के लिए। मई 2022 में फीफा वर्ल्ड कप से ह्यूमन राइट्स ने वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने को बोला, तो अक्टूबर 2022 में उन्होंने इस पे जवाब दिया कि हमने काफी अच्छी लेबर लॉज ऑलरेडी बना दिया है और हमारे कॉम्पनसेशन यही है। मतलब कि पहले खुद ही मारो एंड बाद में एक नया लॉ बना के अपने को अच्छा दिखा दो। कई टीम ने भी ह्यूमन राइट्स का साथ दिया है इस मूवमेंट में, जैसे कि जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम ने, डेनमार्क ने और कई एथलीट्स ने। इस पे कतर ने अपने इमेज को पॉलिश करने के लिए डेविड बेकहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उन्हें प्रमोशन करने के लिए $277 मिलियन पे भी किया, और उनकी ये स्ट्रेटेजी खुद को अच्छा दिखाने की काम भी कर गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी कतर की बिजनेस काफी अच्छी है। कतर इस वर्ल्ड कप से 17 बिलियन जनरेट करने वाला है। यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर सऊदी अरेबिया से 200 टाइम छोटा देश इतना कुछ अकेले संभाल कैसे रहा है। कतर में 30,000 होटल रूम्स हैं, जिसमें से 80% रूम फीफा को लेकर ऑलरेडी बुक्ड हो चुका है। कतर ने इसके अलावा 2 क्रूज शिप भी रखा है
जिसमें 10,000 लोगों के रहने का इंतजाम है। इतना कुछ होने के बाद भी कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये हमें मालूम है। पर हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना, ताकि अगले बार से कोई ऐसी मुश्किल में ना पड़े। अगले बार से जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो तो प्लीज एक बार वहां के ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लेना, ताकि आप किसी भी मुसीबत में ना पड़ो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसी रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख पाओ। धन्यवाद।